नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में ओवरव्यू दिया था और उसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बन जाए, इसलिए स्किप की। कुछ पैरामीटर मैं आज बताऊंगा उसके, इसलिए मैंने थंबनेल पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पार्ट 1 लिखा था और उसके बाद TTML को कवर करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बात बोलना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं जो भी यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में, वो जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका 1% भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस या बोलो तो किसी स्टॉक का डीपली एनालिसिस करना बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ टर्म होते हैं जो नए लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं बताने की, ताकि जो नए लोग हैं उनको आसानी से समझ आ जाए। इसलिए मैं एडवांस लेवल का नहीं बताता हूँ, बेसिक चीजें बताता हूँ। और वैसे भी दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट पढ़ना नहीं आता, बैलेंस शीट देखनी नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं आपको जितना बेसिक चीज बताता हूँ बेसिक में कि सबसे पहले प्राइस चार्ट देख लो, उससे एक पता चल जाएगा, आपको अंदाजा आ जाएगा। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट देखो, कंपनी का बिजनेस क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है। हर कंपनी की वेबसाइट में एक इन्वेस्टर सेक्शन होता है, वहां पर जाके आप उनकी फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज को कवर करना मुमकिन नहीं है और वो हर किसी के समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अगर मैं सीधे ही बोल दूं एबिटा इतना है, एप्टा मार्जिन इतना है, ROE ROC हर किसी के समझ में नहीं आता, PE डेब्ट टू इक्विटी कितना है, बुक रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितनी है। अगर मैं इस हिसाब से बताऊंगा, डिफर्ड टैक्स, बहुत सारी चीजें मैं आपको जानबूझ के नहीं बताता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आसान भाषा में आपको बताऊं। और ये जो मैं ओवरव्यू देता हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस का 1% भी नहीं है। जब आप लोग इतना ही नहीं कर पा रहे हो, वेबसाइट विजिट नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहे हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। और जिनको लगता है कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों पिछले 1 साल में कोविड के बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिए हैं। तो इस बुल रन में एक चीज क्या हुई कि हर एक स्टॉक ने रिटर्न दिए। जो नए लोगों ने भी अगर बिना स्टडी किए किसी भी स्टॉक में पैसे लगाए तो उनको भी वहां से रिटर्न मिला। और बुल रन में होता ही ऐसा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ साथ जो वीक स्टॉक हैं वो भी दौड़ते हैं। इसी बुल रन में लोगों को गलत आदत लगवा दी है ज्यादा रिटर्न की, और हर स्टॉक में पैसे कमा के दिए हैं, तो लोग समझने लगे हैं शेयर मार्केट बहुत आसान है। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट इतना ही आसान होता तो हर घर में एक राकेश झुनझुनवाला होता आज। इस बात को समझो, स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है, आप मेहनत करो, मेहनत भी है इसमें, कोई ये ड्रीम 11 में टीम बनाने जैसा नहीं है। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने स्टडी किया, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उसी आधार पर ओवरव्यू देता हूँ। क्योंकि मैं ना इसमें स्टॉक बताता हूँ इसमें निवेश कीजिए कि आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैं बाद में आपको बोलता भी हूँ कि लास्ट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो हर कोई ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो ये चीजें ध्यान में रखना दोस्तों। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में आपको बेसिक चीजें हैं जो बेसिक वो बताऊं। अगर आप उतना भी कर लो तो बहुत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो कल जिस कंपनी के बारे में कल बताया था, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है और ये ईयरली बेसिस पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी IBC में गई थी, मैंने कल जैसा कि बताया आपको। उसके बाद इसमें फुल स्टॉप लग जाता है। फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आप इतनी चीजें भी कर लो तो आप गलत स्टॉक में निवेश करने से बचोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर सेल्स है इनकी 2010 से आंकड़ा मौजूद है। सेल्स इनकी 2010-11 में बढ़ी 4,475, फिर 4,437 कम हुई, फिर बढ़ी 5,000, फिर 5,800, फिर 7,000, और ये 2016 में 941, फिर 1,900, 2,873, 3257 और 1,701, और ये मार्च 2021 का 1,696, और ये TTM है। TTM का मतलब जनवरी से लेकर अभी तक 2,334। तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा, इनके जो सेल्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और जो अच्छी कंपनी होती है उसके सेल्स में आप देखोगे तो लगातार बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पर आप देखोगे सेल्स में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये 941, और ये यहाँ पर 4,475, 4,437, फिर 5 हुआ, 5,800, फिर 7,000, कोई मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। अब इसका जो सेल्स माइनस एक्सपेंस करेंगे, जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, शुद्ध लाभ बिना कोई एडजस्टमेंट के। 491, 807, 682, 741, 945, 1182, 206, 270, 288, 376, और मार्च 2020 का -350। चलो ये तो एक इसको नजरअंदाज कर दो क्योंकि हर एक कंपनी की बैंड बजी थी 2020 में।
फिर उसके बाद 137 और ये 306 जनवरी से लेकर अभी तक है। यानी प्रॉफिट में भी इनका ऊपर उतार चढ़ाव बहुत है। अब हम इनका डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखेंगे पूरे टैक्स लगा के, एडजस्टमेंट लगा के। तो 329, 460, 307, 324, 365, 529, 629 सबसे ज्यादा है इनका अभी तक का 629। ये 134 फिर डाउन हुआ, 142, ये 22 और ये माइनस में, ये देखिए माइनस में और ये भी माइनस में, और ये जनवरी से लेकर अभी तक का ये भी माइनस में है। प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, बीच बीच में क्वार्टरली बेसिस पे उतार चढ़ाव तो चलता है, लेकिन ईयरली बेसिस कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है और मैं ईयरली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू इनका P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो कि अगर आप किसी पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जरूर करो। दोस्तों अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गए हैं। 2018 से मौजूद है शेयर होल्डिंग पैटर्न का आंकड़ा, और ये प्रमोटर्स यानी जो मेन लोग होते हैं कंपनी के। और यहाँ पर एक बात गौर करना, पहले 2018 में 28.61, 19 में भी सेम था। सितंबर 2019 में इन्होंने कम किया, 25 हुआ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 25। फिर दिसंबर में ये देखो ये है, तभी मैं बोल रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना तो जरूरी होता है, खासतौर से छोटी कंपनियों के लिए। ये देखो 25 से सीधा 5, फिर ये मार्च 2020 में 5.42, जून 2020 में भी 5.42, और ये देखो अब सितंबर 2020 में 5 से 4, और ये लेटेस्ट जून का 4.54। इससे पता चलता है कंपनी के प्रमोटर ने लगातार अपनी हिस्सेदारी कम की है। और प्रमोटर एक मेन रोल निभाते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उनको पता होता है। जैसे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं तो वो अच्छा इंडिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी में अगर कुछ अच्छा होने वाला है या फ्यूचर में वो कुछ नया प्लान लेके आएंगे जिससे उनकी कंपनी को फायदा होगा। अगर कंपनी को फायदा होगा तो उनके शेयर में तेजी आएगी, और शेयर में तेजी आएगी तो सबसे ज्यादा फायदा प्रमोटर्स को होगा, इसलिए वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। अब ये देखेंगे विदेशी निवेशक, और ये DIIs है घरेलू निवेशक। पहले 2018 में 7.55 थी, और ये देखो अब 0.07, और ये DIIs भी 0.21 अभी लेटेस्ट है। आम निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है और कंपनी IBC में चली गई, और कितनों लोगों को पता नहीं होगा कंपनी IBC में चल रही है। ये देखो हमारे आम निवेशक। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी। तो ये तो हो गया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और बाकी चीजें मैंने पीछे बताई थी। इससे अच्छा है आप ट्राइडेंट में अपने पैसे लगा लो, लेकिन किसी भी स्टॉक में एक साथ पैसे लमसम अमाउंट नहीं लगाने हैं। अब इसकी एक और कंपनी सिंटेक्स प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी, वो मैंने उसका प्राइस चार्ट दिखाया था, क्योंकि उसका लेफ्ट टू राइट जो चार्ट देखोगे, वो जो पहला पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी का चार्ट देखने का, लेफ्ट टू राइट ही डाउन है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा कवर नहीं किया। दिल नहीं मान रहा है, फिर भी आपको लगता है कि कोई कंपनी इसको खरीदेगी और उस इसमें उछाल आएगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट लगाना, अगर लगाओगे भी तो, ताकि और मिनिमम अमाउंट इतनी होनी चाहिए ताकि कल के दिन वो आपके पैसे डूब भी गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर मेरा ओवरव्यू, और लास्ट डिसीजन आपका है। आप चाहो तो इन्वेस्ट करो या ना करो, आपके पैसे हैं। मैंने बता दिया इन्वेस्टमेंट लाइक की कंपनी नहीं है, और मैं इसका आपको IBC वाला लेटर भी लिखा देता हूँ जो उन्होंने एक्सचेंजेस को प्रोवाइड कराया था, NSE और BSE को। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का मैंने PDF डाउनलोड किया है 8 नवंबर 2021। ये किसके रिगार्डिंग है? COC यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये मैंने इसका जिक्र कल किया था, क्योंकि जब भी इंसॉल्वेंसी की बात आएगी या कोई कंपनी IBC में जाएगी, सीधे सीधे बोले तो दिवालिया या बैंकरप्ट, उन्हीं के बारे में इन्होंने NSE और BSE को लेटर प्रोवाइड कराया है। Accordance with the requirement of subclause 16G of Para A of Part A of Schedule 3rd of LODR, we wish to inform you that 11th meeting, इसमें ध्यान देना 11th meeting Committee of Credit was held on 8 नवंबर 2021, यानी 8 नवंबर 2021 को होने वाली है, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी हो गई है जो 11th मीटिंग, यानी ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, इसमें ध्यान देना। और कभी भी आपको अपने स्टॉक से संबंधित अपडेट चाहिए तो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है NSE BSE की वेबसाइट फॉलो करो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने PDF डाउनलोड किया है, ये रिजल्ट है TTML का, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस करते हैं तो रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये देख सकते हो इसका सिंबल है TTML। तो ये 10 नवंबर 2021 को इनके रिजल्ट आए थे, और मैंने रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड किए हैं? BSE की वेबसाइट से। और ये जो आंकड़े हैं इन करोड़ में होते हैं। ये सितंबर का है 2021 अब की बार का, ये तिमाही का जून 2021, और ये पिछले साल सेम तिमाही। इनके कोर बिजनेस है उससे कितना रेवेन्यू आया, ये अब की बार का है 268, और ये क्वार्टर का था पिछले क्वार्टर का 268,
268.3, यहाँ पर 268.7। पिछले साल था 256, यानी ईयर ऑन ईयर इन्होंने बढ़ोतरी की है। वार्षिक तौर पर इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्होंने खर्चे कंट्रोल नहीं किए होंगे तो प्रॉफिट में इसका असर पड़ेगा। हम इसका सीधे सीधे एब्टा देखते हैं। इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये यहाँ पर लिखा भी है। जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है उनको घटा के जो प्रॉफिट है यानी शुद्ध लाभ बिना कोई एडजस्टमेंट के, सीधे सीधे भाषा में वो तो कितना है 116। इससे पहले था 119। पिछले साल सेम तिमाही में था 120, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा गिरावट। तो अब सीधे सीधे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। और दोस्तों कंफ्यूजन होना, कहीं कहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को NPAT भी लिखा होता है। अब भी देखो ये टैक्स का खेल, ये अब की बार का माइनस में है। प्रॉफिट चली गई इनकी, नेट प्रॉफिट बोले तो टैक्स देने के बाद। और ये देखो पिछले तिमाही का और ये पिछले साल का। और रिजल्ट और बैलेंस शीट जैसे मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। उन्हीं में सारे आंकड़ों का खेल होता है, उन्हीं को पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट किया। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने नोट 3 लिखा है, एक्सेप्शनल आइटम दिया है। ये देखो इसमें लिखा है एक्सेप्शनल आइटम, रेफर नोट 3। आप नीचे नोट 3 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 24,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है, यानी मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और अभी मैं स्टॉक PE, ROE, ROC के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इसके P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा। और दोस्तों हम आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में 2010 से आंकड़ा मौजूद है। ये सेल्स है 2069, 2200, 24, 26, 27, 28, 29, 27। थोड़ा डेक्लाइन आया ये सेल्स में। ये फिर 1800, ये 1200 और 2020 में 1078, ये मार्च 2021 और ये अभी तक का जनवरी से लेके। तो इसमें भी सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसा कि सिंटेक्स इंडस्ट्री में बताया था, सेल्स माइनस एक्सपेंस करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। एक जल्दी देख लेते हैं इसको भी। 296, 245, 530, 450, 532, 600, 700, 600, 135, 600, 64, 422, 489, 484। अब हम सीधे इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, यानी सारे एडजस्टमेंट के बाद NPAT। नेट प्रॉफिट में देखना आपको तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। ये देखिए नेट प्रॉफिट माइनस 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 माइनस, देख लो माइनस में है, फिर भी लोग इसके पीछे पागल हैं। टाटा ग्रुप से जुड़ी कंपनी है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न का आंकड़ा है वो 2018 से दिया हुआ है यहाँ पर। ये प्रमोटर 74.36 हिस्सेदारी 2018 में थी और यही अभी तक कंटिन्यू कर रखी है उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये देखो एक भी इन्होंने शेयर बेचे नहीं। वहाँ कंपनी के प्रॉफिट माइनस में है। अभी इनकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो अब आप और चौंक जाओगे। जो इसका एक प्लस पॉइंट ये है, कंपनी के प्रोमोटर ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने पास रखने चाह रहे हैं। ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पूरी पूंजी लगा दो। और विदेशी निवेशक आज की डेट में 0.16% और घरेलू निवेशक 0.01%। हमारे आम नागरिक पब्लिक है वो 25.47। और वहां पर आपने गौर किया होगा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में प्रोमोटर की हिस्सेदारी लगातार घट रही थी। यहाँ देखो इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये चीजें हैं दोस्तों, ये जो पैरामीटर बता रहा हूँ इससे किसी स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं एक चीज और एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हो तो ये शब्द याद रखना हमेशा, आप इसको नोट कर लेना। SWOT, इस बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है। इसका मतलब हो गया स्ट्रेंथ, W का मतलब हो गया वीकनेस, O का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी, T का मतलब हो गया थ्रेट यानी खतरा। तो अगर आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के ही करना कि उसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसमें क्या संभावना है, फ्यूचर में क्या कर सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसमें, और खतरा क्या है उस कंपनी के लिए। और इसमें जो स्ट्रेंथ है वो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, और जो वीकनेस में है मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। वीकनेस में आ जाएगा इनका टाटा टेली सर्विसेज का, कि जो इनके प्रॉफिट है माइनस में है। अपॉर्चुनिटी ये है, और इन्होंने बीच में बहुत अच्छे कोलैबोरेशन कर रखे हैं अच्छे। और थ्रेट का यही है, इसके ऊपर कर्जा ज्यादा है, वो मैं अभी आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आधार पर ही कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करती हैं। टाटा टेली सर्विसेज के बैलेंस शीट में आ गए हैं। जो ये रिजर्व एंड सरप्लस देख लो, पहले ये अभी का माइनस में है, और ये अभी से नहीं बहुत पहले से माइनस में चला आ रहा है। ये अभी -24,580 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस मेन रहता है कैपेक्स को पूरा करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था इसके बारे में।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे जो बहुत जरूरी है। कर्जा भी इनके ऊपर बहुत है, 9,800 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है ये अभी का है। पहले 10,000 करोड़ था, फिर इन्होंने कम किया, थोड़ा 7,000 हुआ, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर से 9,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये फ्लक्चुएट होते रहता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी छोटे मोटे कर्जे जो कंपनी को चलाने के लिए लेने पड़ते हैं, तो वो कितना है 3,090 अभी का है। रिजर्व भी माइनस में है, इतना ज्यादा कर्जा है। अगर उनको लगता है हमारी कंपनी डूबने वाली है तो प्रमोटर सबसे पहले माल बेच के भागते हैं, और वो माल कौन खरीदता है? आम पब्लिक, हम लोग। तो यहाँ आपने देखा ये टाटा टेली सर्विसेज के प्रमोटर ने उसमें 2018 से लेकर अब तक 74.36 की हिस्सेदारी बरकरार रखी है। ये उसका प्लस पॉइंट हो गया। और दूसरा प्लस पॉइंट है इसका, टाटा ग्रुप से जुड़ी कंपनी है और आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप जो कमिटमेंट करती है वो करके दिखाती है। अगर आप टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देखोगे उसके ऊपर भी बहुत कर्जा है, और उन्होंने बोला था हम टाटा मोटर्स को आने वाले 3 साल के अंदर कर्ज मुक्त करेंगे। किसी और कंपनी ने ये बात बोली होती यकीन नहीं करते, लेकिन टाटा जो बोलती है करके दिखाती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे, कैश यानी 43.29 करोड़ है उनके पास। तो ये तो की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। जो मेन चीज थी मैं वो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों हम टाटा टेली सर्विसेज की वेबसाइट पे आ गए हैं। सर्विसेज के अंदर क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है आपको पता चल जाएगा। जैसे क्लाउड एंड SaaS डेटा सर्विस देती है, वॉइस सर्विस देती है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और मार्केटिंग सोल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी। कोलैबोरेशन के अंदर ये देखो जो नया चीज की इन्होंने जूम के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। पिछले 1 सालों में इन्होंने अपनी सर्विसेज में बहुत अच्छी चीजें जोड़ी है। ये देखिए स्मार्ट इंटरनेट, तो आप इनकी वेबसाइट विजिट करना। और ये इंटरनेट लीज लाइन देने का काम भी करती है, टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड कराती है। तो आप इनकी वेबसाइट विजिट करना। मैंने इसका प्राइस चार्ट लगाया है। और TTML का मतलब है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। महाराष्ट्र रीजन में ज्यादा काम करती है। आज इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे। 2000 में शुरू हुई थी और लंबे कंसोलिडेशन फेज में चले गई। उसके बाद ये यहाँ से जो मैंने पॉइंट किया है, यहाँ से यहाँ 1 साल का है। 24 अप्रैल 2020 को थी इसकी कीमत 3 रुपए 1 पैसे। 16 अक्टूबर 2020 को थी 2 रुपए 82 पैसे। तो ये जो इसमें तेजी आई है 2020 से लेकर 21 यानी 1 साल के बीच में ही इसमें बहुत तेजी आई है। और आपको जानकर हैरानी होगी इस 1 साल में TTML के शेयर ने 1300% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। 150 का आंकड़ा भी पार कर सकता है ये। अगर कंपनी के रिजल्ट और बैलेंस शीट में सुधार होता है तो मैं भी इस कंपनी के बारे में सोचूंगा। बाकी जो टाटा ग्रुप का हाथ है इसके ऊपर, और शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। बाकी बैलेंस शीट बेकार और रिजल्ट भी माइनस में। अब जब भी इनके रिजल्ट आएंगे मैं मॉनिटर करूंगा। और जो नए लोग होते हैं इसी रिटर्न को देख के आते हैं और बिना कोई स्टडी किए फंस सकते हैं। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, सिर्फ इसलिए निवेश मत करना। आपका रीजन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, और हमेशा को याद रखना एनालिसिस करते समय दोस्तों। और मैं कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। और भी चीजें हैं बताने के लिए दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की अपने तरफ से ओवरव्यू देने की, सरल भाषा में बताने की, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाएं, एक सफल निवेशक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।